अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इपॉक्सी फ्लोरिंग करते वक्त बबल्स और पिन होल्स क्यों आते हैं, और हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से बबल्स और पिन होल्स जो हैं वो हमारी सरफेस में ना आए। प्लीज़ नोट दैट ये जो प्रेजेंटेशन है ये एक सीरीज़ ऑफ प्रेजेंटेशंस में हमारी पहली प्रेजेंटेशन है, जिसके बाद हम बहुत सारी मुख्तलिफ सब्सिक्वेंट प्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग इपॉक्सी कोटिंग्स एंड फ्लोरिंग्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह वी विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू इपॉक्सी फ्लोरिंग्स एंड कोटिंग्स, प्रोडक्ट्स, एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। तो लेट्स स्टार्ट। देखें, इपॉक्सी फ्लोरिंग्स और कोटिंग्स जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ड्यूरेबल जो है वो रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारे पास कभी कभार इस फ्लोरिंग और कोटिंग के काम में जो है ना ये पिन होल्स और बबल्स जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास जो है ना आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि पिन होल्स और बबल्स आते क्यों हैं। तो बबल्स और पिन होल्स जो हैं, हमारा अक्सर मिसकंसेप्शन ये होता है कि जब एपॉक्सी फ्लोरिंग हमारी हो चुकी होती है और उसके बाद जब हम इंस्पेक्शन करने आते हैं उस वक्त ये बबल्स और पिन होल्स फॉर्म होते हैं। हत्ता कि ऐसा है नहीं। जब हमारी एपॉक्सी फ्लोरिंग या कोटिंग गीली होती है या क्योर हो रही होती है उसी वक्त ये बबल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। और अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि ये बबल्स इस वजह से फॉर्म होते हैं कि जो हमारी यहाँ पे इस पूरी प्रेजेंटेशन में हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं और कंक्रीट सबस्ट्रेट्स के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो जब हमारे पास कोई कंक्रीट की सरफेस या उसकी कोई स्क्रीड होती है, उसके अंदर कोई एयर ट्रैप्ड होती है या बहुत ज़्यादा वो रफ़ होती है, तो वो अगेन अपने अंदर जो है वो इपॉक्सी को एब्जॉर्ब करती है और फिर नीचे से जो जब इसकी डी गैस होती है या हवा बाहर निकलती है तो ये बबल्स और पिन होल्स जो हैं वो बनते हैं। ये तो एक सरफेस की वजह से होता है। सेकेंडली इसमें हमारी फॉर्मुलेशंस और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो बबल्स आर फॉर्म्ड व्हाइल द स्क्रीड इज स्टिल वेट and epoxy is being applied. Bubbles appear when there is gas trapped inside the screed. अब यहाँ पे देखें, हमने इस स्लाइड के अंदर एक पोरस सबस्ट्रेट की यहाँ पे जो है साइड में राइट हैंड साइड पे इमेज शो की है। ये इमेज जो शो करती है वो बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए दी गई, जिसमें सबसे पहली जो है वो हमारी रफ़ कंक्रीट होती है या सैंडी सीमेंट सरफेस जैसा हमारी स्क्रीड हो गई लेकिन उसके ऊपर से भुरभुरा हो रहा है। फोमी और लाइट सीमेंट मोटर्स, कभी कभार हम फोम कंक्रीट या कोई लाइट टेक्सचर्ड कंक्रीट करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हवा होती है और अगेन इसकी स्ट्रेंथ इटसेल्फ समटाइम्स जो है वो दुरुस्त नहीं होती। और एग्जिस्टिंग होल्स इन द सरफेस, या सरफेस के अंदर ही कभी कभार हमारे कुछ पिन होल्स या ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पे जब हमारी इपॉक्सी जाती है तो वो अंदर एब्जॉर्ब होती है और बाहर हमारे जो है ये बबल्स एंड पिन होल्स आते हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो फैक्टर होता है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि मॉइस्चर और डैम्पनेस इन द सरफेस। कंक्रीट की सरफेस के ऊपर एज़ पर स्टैंडर्ड मॉइस्चर टॉलरेंस के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें हमने हमारी पुरानी प्रेजेंटेशंस में भी डिस्कस किया है और उस पुरानी प्रेजेंटेशन का लिंक जो है हम नीचे जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसमें दे देंगे। उसमें हमने ये देखा गया है कि नॉर्मली ये पाया जाता है कि मॉइस्चर और इपॉक्सी का, यानी पानी और इपॉक्सी, उसका जो है वो मेल अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे एडवर्स रिएक्शंस और एडवर्स रिजल्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट फ्री इपॉक्सीज, ठीक है, या तो ऐसी इपॉक्सीज जो वाटर बेस्ड नहीं होती। विद वाटर बेस्ड इपॉक्सी इट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, जो कि एक एक्सेप्शनल केस होता है जो हम अपने आगे आने वाली प्रेजेंटेशंस में भी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं पोरस सबस्ट्रेट के हवाले से जिसमें हमने जैसे कहा कि रफ़ कंक्रीट, सैंडी सीमेंट सर्फेसेस, फोमी और लाइट सीमेंटिशियस मोटर्स, एग्जिस्टिंग होल्स इन द सर्फेसेस एंड मॉइस्चर और डैम्पनेस इन द सबस्ट्रेट, इन सब तमाम तर चीज़ों से जो है ना हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अब हमारे पास अगर लेट सपोज एक पोरस सबस्ट्रेट्स है या जो चीज़ें हमने एक्सेप्ट फॉर मॉइस्चर ऑफ कोर्स जो हमने पिछली स्लाइड में दिखाई हैं, अब उसका हल क्या है। तो सबसे पहले सबसे पहले तो ये चीज़ देखना चाहिए कि जो इस फर्श पे हम इपॉक्सी कर रहे हैं गोया वो खोखला तो नहीं है। अगर खोखला है, हॉलो साउंड है उसमें, और वो ऑलरेडी अगर लेट सपोज वो स्क्रीड जो है वो कंक्रीट से डी बॉन्ड हो गई है, तो वी डोंट हैव मच ऑफ अ चॉइस, हमें दोबारा से जो है प्रॉपर फ्लोर की एक पोरिंग करनी पड़ेगी, कंक्रीट की लेवल में पोरिंग करनी पड़ेगी।
लेकिन यहाँ पे हम अस्यूम कर रहे हैं फॉर दिस प्रेजेंटेशन कि मेरा जो फ्लोर है वो सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर बस हमारे पास कुछ होल्स हैं, कुछ क्रैक्स हैं, तो उसको हम एक सूटेबल इपॉक्सी क्रैक फिलर से जो है वो भर सकते हैं। और एक दफ़ा प्रॉपर, सबसे पहले तो क्रैक फिलिंग है, फिर ग्राइंडिंग है, या पहले ग्राइंडिंग फिर क्रैक फिलिंग, लेकिन एक दफ़ा सरफेस के अंदर प्रॉपर क्रैक फिलिंग हो जाए, ग्राइंडिंग हो जाए, उसके बाद अगर दोबारा से क्रैक फिलिंग रिक्वायर्ड है तो वो हो जाए, फिर हम प्राइमर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे फिल ऑल क्रैक्स, होल्स एंड डेंट्स विद अ सूटेबल इपॉक्सी क्रैक फिलर। तो क्रैक फिलिंग के बाद हमारा जो क्रैक फिलिंग, ग्राइंडिंग, क्रैक फिलिंग, ये दोनों ऐसी एक्टिविटीज़ है जो पैरेलल है। उसके बाद हम ऑफ कोर्स सील करते हैं और प्राइम करते हैं। तो जैसे हमने पहले कहा कि कंक्रीट अक्सर और बेशतर बहुत ज़्यादा पोरस होती है, तो सरफेस जो है उसको प्राइमर के ज़रिए प्रॉपरली सील करने की ज़रूरत है, ताकि जितनी भी मेरी जो स्क्रीड है या कंक्रीट है उसकी जो मसामें हैं वो पूरी तरीके से भर दी जाएं, और इसके अंदर अगर कोई गैस वैस या कुछ निकलनी है तो हमें प्राइमर में ही पता चल जाए। तो अगर हमें प्राइमर के मल्टीपल कोट्स लगाने पड़े ताकि हमारी कंक्रीट की सरफेस जो है वो सील हो जाए, जो कंक्रीट की सतह है वो सील हो जाए, तो इसलिए हम जो है फिर इसमें प्राइमर लगाते हैं। तो ये तो उस सूरत में हो गया जब सरफेस हमारी बहुत ज़्यादा पोरस है या जो रफ़ है, या इस तरह के जो दूसरे मसाइल हमने जो पहले डिस्कस किए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब हमारे पास रेसिकैम में जो है ना मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो क्रैक फिलर्स जो है वो मौजूद हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास जो क्रैक फिलर आता है वो हमारे पास, ये तो खैर हमारे पास मुख्तलिफ़ क्रैक फिलर्स है, लेकिन इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस सबसे पहले हमारे पास केमिकल रेजिस्टेंट इपॉक्सी क्रैक फिलर आता है। ठीक है, अगर हम किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे केमिकल रेजिस्टेंट फ्लोरिंग या कोटिंग की रिक्वायरमेंट हो, तो बेहतर यही रहता है कि वहाँ पे फिर केमिकल रेजिस्टेंट क्रैक फिलर यूज़ हो, केमिकल रेजिस्टेंट प्राइमर यूज़ हो, और फिर केमिकल रेजिस्टेंट टॉप कोट यूज़ हो, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक ही तर्ज पे चले। इसी तरीके से वाटर रेजिस्टेंट, अगर मेरे पास कोई ऐसी सरफेस है जहाँ पे अक्सर और बेशतर मॉइस्चर रहता है या मॉइस्चर कंटेंट मेरा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो है फिर हम मॉइस्चर रेजिस्टेंट जो है वो क्रैक फिलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एंड अगेन दिस वन इज़ माई पर्सनल फेवरेट, जिसे हम लो विस्कोसिटी क्रैक फिलर कहते हैं। अक्सर और बेशतर ये देखा गया कि बहुत सारे क्रैक्स हमारे डीप होते हैं, गहरे होते हैं, और जो क्रैक फिलर्स जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है ना वो टोटल जो है क्रैक के अंदर जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। तो बेहतर ये है कि अगर हम एक लो विस्कोसिटी क्रैक फिलर फ्लोर के लिए यूज़ करें, तो वहाँ पे जो है हमारे पास ये क्रैक फिलर ऐसा हो कि हमने क्रैक को ग्राइंडर से थोड़ा खोला, उसको हमने पोर कर दिया अंदर, तो अंदर जहाँ जहाँ पे बिकॉज ऑफ इट्स लो विस्कोसिटी पूरा पोर होके जब एक दफ़ा क्योर होगा, तो हमारा जो पूरा कंक्रीट का सबस्ट्रेट है वो टोटल मोनोलिथिक होगा और क्रैक फिलर अंदर तक जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा। देन अगेन वी ऑल्सो हैव अ जनरल पर्पस इपॉक्सी क्रैक फिलर विच इज़ नोन एज रेसी ईपीओ क्रैक फिल। इसी तरीके से हमारे पास प्राइमर्स की भी एक अच्छी खासी रेंज है, जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास केमिकल रेजिस्टेंट जो है वो एक इपॉक्सी प्राइमर है। अगेन जैसे मैंने पहले लो विस्कस क्रैक फिलर का जिक्र किया था, इसी तरीके से लो विस्कोसिटी प्राइमर्स भी आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक ऐसा फ़र्श है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर है, या ऐसा फ़र्श है जो बहुत खुरदुरा है, रफ़ है, लेकिन अगेन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्राइमर द फ्लोर नीड्स टू बी सॉलिड, ये दैट्स अ नॉन निगोशिएबल जब हम किसी तरह का भी फ्लोर कर रहे हैं। अगर अगेन मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर फ्लोर खोखला है तो खोखले फ्लोर पर हम कुछ नहीं कर सकते, हॉलो साउंड है, और अगर वो कंक्रीट के साथ डी बॉन्ड हो गया है या ऐसी कोई चीज़ है तो पहले सीमेंटिशियस रिपेयरिंग होगी, उसके बाद ही किसी किस्म के इपॉक्सी का काम हो सकता है। तो जो लो विस्कस प्राइमर है अगेन वो अंदर तक पेनिट्रेट करता है और पूरी की पूरी हमारी जो इपॉक्सी फ्लोर है उसको सील करता है। उसके बाद अगेन वी हैव अ जनरल पर्पस क्रैक फिलर एंड वी ऑल्सो हैव रेसी ईपीओ कैम प्राइम 402। ये जो नॉर्मल, जैसे हमने सीआर और कैम प्राइम 402 में फ़र्क ये है कि एक हमारा नॉर्मल केमिकल रेजिस्टेंट प्राइमर है और एक हमारा लो विस्कोसिटी केमिकल रेजिस्टेंट प्राइमर है जो कि अंदर तक डीप पेनिट्रेट करता है। तो अगेन जब भी हमारे पास कोई भी इपॉक्सी फ्लोरिंग का प्रोजेक्ट आता है या कोई ऐसा हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, सो वी नॉर्मली वुड लुक एट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्लोर एंड देन ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ही हम अपना जो है वो प्रोडक्ट जो है वो रेकमेंड करते हैं। अगेन आयरन प्राइमर, अगर हम किसी मेटल की सरफेस पे जो है वो अगर हम कोई काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास वाटर रेजिस्टेंट इपॉक्सी प्राइमर और
वाटर एंड केमिकल रेजिस्टेंट इपॉक्सी प्राइमर भी आता है। ये एक बहुत एक्सेप्शनल केस में होता है जहाँ पे हमारे पास नमी का भी इशू हो और फ्लोर पे हमें जो है वो केमिकल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी देनी होती है। एंड अगेन जो हमारा सब्सिक्वेंट सिस्टम होगा वो भी हमारा वाटर एंड केमिकल रेजिस्टेंट प्राइमिंग का सिस्टम होगा। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिए हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि सही एप्लीकेशन के लिए सही प्रोडक्ट का जो तयन है वो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 मेन पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले तो हम उन ट्रेंड प्रोफेशनल्स और ट्रेंड वर्कर्स के साथ काम करें जिनको इपॉक्सी करने का पहले से तजुर्बा हो। अगर कोई DIY काम हो रहा है तो वहाँ पे वी नीड टू मेक श्योर कि जो हमारे टूल्स वगैरह हैं वो दुरुस्त हो। तो सबसे पहला जो हमारा टूल है जो कि एक नॉन नेगोशिएबल है हमारी नज़र में, वो है स्पाइक रोलर। क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो भी हमारे पास पिन होल्स आते हैं या बबल्स आते हैं वो जब इपॉक्सी गीली होती है ना तभी फॉर्म हो रहा होता है। तो अगर ये पिन होल्स और बबल्स अगर हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं तो हमें एक अच्छा स्पाइक रोलर जो है एक ही सरफेस पे बारहा चलाने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा एक जगह पे पोर करते के साथ ही स्पाइक रोलर चला रही है और काम हो गया, ऐसा नहीं है। वी नीड टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन डूइंग द स्पाइक रोलर ऑन टॉप ऑफ द इपॉक्सी एज लॉन्ग एज इट्स वेट। नॉर्मली हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि प्लस फॉर्मेशन में अगर पहला रोलर टॉप टू बॉटम चला है तो दूसरा लेफ़्ट टू राइट चला, और ऐसा 4 दफ़ा एक डायरेक्शन में, यानी टोटल 8 दफ़ा कम से कम ये रोलर चलना चाहिए अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इपॉक्सी में से कोई बबल्स और पिन होल्स या इस तरीके से आने के चांसेस है। तो जब आप स्पाइक रोलर जो है वो बारहा इपॉक्सी फ्लोरिंग या कोटिंग में चलाएंगे तो उससे जो है जो आपकी गैस है वो एलिमिनेट होगी जो भी आपके फ्लोर पे प्रेजेंट है। तो अच्छा, इसी तरीके से स्पाइक शूज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पाइक शूज़ अगर पहने हुए होंगे हमारे एप्लीकेटर्स ने तो जब इपॉक्सी गीली है तो वो उस पर चल फिर कर सकेंगे और वो इजीली जो है हर जगह पे बार बार अपना स्पाइक रोलर चला सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो अभी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर हमारा एप्लीकेटर साइट पे काम कर रहा है तो वो जो फ्लोर लगाने की जो जगह है ना वहाँ पर रोशनी भरपूर होनी चाहिए। अंधेरे में काम करना या ऐसी जगह पे काम करना जहाँ पे रोशनी पूरी ना हो, उस वक्त हमारे पास जो है ये पिन होल्स और बबल्स जो गीले गीले में फॉर्म हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। और हमने अक्सर प्रोजेक्ट्स पे ये देखा है जहाँ पे हमने अंधेरे में काम किया होता है, जहाँ पे हमारे पास रोशनी पूरी नहीं होती, और फिर फिनिशिंग के बाद जब क्लाइंट पूरी हॉल को जो है वो उस पर रोशनी वगैरह सारी चीज़ें आती है तो फर्स्ट टाइम जो है बहुत सारे पिन होल्स और बबल्स देखने को मिलते हैं जो उस वक्त क्योंकि रोशनी कम थी तो हमें देखने को नहीं मिले थे। तो इस वजह से जब हम इपॉक्सी फ्लोरिंग का काम कर रहे हो तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारा एरिया है दैट इज़ वेल लिट। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारी दीवार और फर्श का जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर एजेस जिसे कहते हैं, हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमारा इक्विपमेंट, जो हमारा ये जो एरिया है यहाँ पे हमारा स्पाइक रोलर जो है वो प्रॉपर तरीके से चल सके। ऐसा ना हो कि हमने मोटे मोटे एरिया पे तो स्पाइक रोलर मार लिया लेकिन जो हमारा फर्श है और हमारी दीवार है उसका जो कॉर्नर है, अगर टूल बड़ा है या ऐसा कोई मसला है तो वहाँ पे जो है हमारा ये स्पाइक रोलर ना चल सके। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट इश्यूज़ भी आते हैं। अक्सर और बेशतर हमने ये देखा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा हाई RPM के साथ इपॉक्सी को मिक्स करते हैं तो इपॉक्सी के अंदर बहुत ज़्यादा एयर आ जाती है, बबल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम पोर करते हैं तो वो वाले बबल्स भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक इलेक्ट्रिकल मिक्सर जिसकी मिक्सिंग स्पीड 300 RPM से नॉर्मली ज़्यादा ना हो, चाहे तो कर भी सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि जितनी कम से कम स्पीड में इपॉक्सी के दोनों कंपोनेंट्स को या इवन 3 कंपोनेंट इपॉक्सी मिक्स कर रहे हैं उसको मिक्स करके होमोजेनाइज करें तो बेहतर है, ताकि मिक्सिंग के दौरान जो है इपॉक्सी के मटेरियल के अंदर जो है वो एयर कम से कम आए। इसी तरीके से इसके इपॉक्सी को मिक्स करने के मखसूस तरह के टूल्स होते हैं, पैडल्स होते हैं। ऑफ कोर्स इन टूल्स के मुतल्लिक जो है हम अपनी आने वाली प्रेजेंटेशंस में भी डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ है कि जब हम प्रोडक्ट के अंदर सॉल्वेंट्स डालते हैं तो सॉल्वेंट्स, कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इपॉक्सी के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर देते हैं।
तो जब हम इपॉक्सी पोर कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास पिन होल्स और बबल्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट्स। और दूसरा मसला ये होता है कि जब हमने इपॉक्सी एक दफ़ा पोर कर दिया, अगर लेट सपोज हम 2 mm या 3 mm की मोटी इपॉक्सी पोर कर रहे हैं, पोर करके स्पाइक रोलर चलाते वक्त तो आपको बहुत सीधा मिल जाएगा, बहुत स्मूथ सरफेस नज़र आ जाएगी, लेकिन सूखने के बाद आपको फ़र्श पे जो है लहरें महसूस होती हैं कि हमारा जो फ़र्श है ना वो अनइवन सा, या जब इस पर लाइट पड़ती है तो ऐसा कि जैसे लहरें हैं। वो लहरें इस वजह से आती है कि जब इपॉक्सी वेपर आउट करती है, सॉरी जब सॉल्वेंट वेपर आउट करता है तो जो हमारा फ़र्श है उस पर हमें जो है वो लहरें जो है वो नज़र आने लगती है। तो रेजिनस प्रोडक्ट्स generate gases and bubbles during the manufacturing and formulation process। तो at रेसिकेम जो मेरी अपनी ज़ाती पर्सनल फेवरेट भी जो मेरी इपॉक्सी फ्लोरिंग्स जो हम रेकमेंड भी करते हैं क्लाइंट को, वो ज़्यादातर हम सॉल्वेंट फ्री फार्मूलेशन की तरफ जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट फ्री फार्मूलेशन में 2 फ़वाइद है। एक तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ हैज़र्ड नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है सॉल्वेंट की अपनी एक पंजेंट स्मेल होती है, लोगों के लिए काम करना मुश्किल होता है। और दूसरा जो सॉल्वेंट से रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारी इपॉक्सी फ्लोर में नहीं आते। As I said, at Resichem, we pride ourselves in producing majority of our epoxy flooring solutions as solvent free। यहाँ पे हमारे 2 प्रोडक्ट्स की भी यहाँ पे हमने मिसाल दी है, जिसमें हमारे पास रेसी EPO टफ माइट और ग्लॉस माइट है। ऑफ कोर्स हम अपने आगे आने वाली प्रेजेंटेशंस में भी जो हमारे मुख्तलिफ इपॉक्सी फ्लोरिंग्स हैं प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो टू कंक्लूड दिस इंटायर प्रेजेंटेशन, हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो है 3 प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले तो एक सरफेस रिलेटेड इशू होता है, जिसके हवाले से हमने आपको बता दिया सरफेस नीड्स टू बी साउंड, प्रॉपर क्रैक फिलिंग हो, उसकी प्रॉपर प्राइमिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो एप्लीकेशन के मामलात होते हैं, एप्लीकेशन की प्रॉपर पूरी टेक्निक्स होनी चाहिए। अगेन आने वाले प्रेजेंटेशंस में हम सर्दियों में कैसे करना है, गर्मियों में कैसे करना है, मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ तरह की इपॉक्सी फ्लोरिंग्स कैसे करनी है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर दिस प्रेजेंटेशंस कंक्लूजन हमने ये इस चीज़ को जो है वो नैरो डाउन किया है कि एप्लीकेशन का प्रोसेस सही होना चाहिए, जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा एम्फोसिस जो था स्पाइक शूज़ और स्पाइक रोलर के ऊपर था। तीसरा अगेन प्रोडक्ट इश्यूज़, जैसे हमने अभी अपने कुछ प्राइमर्स और क्रैक फिलर्स को डिस्कस किया। सो वी नीड टू सही एप्लीकेशन के लिए सही प्रोडक्ट जो है उसका तयन करना, उसको नैरो डाउन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारी सरफेस भी सही और एप्लीकेशन भी सही, लेकिन अगर हमने सही प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया तो भी हमारे पास फ्लोरिंग्स और सिस्टम्स के जो है फेलियर्स हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चार्ट जो है वो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, इसको पॉज करके जो है वो देख लीजिएगा। इसमें हमने मेंशन किया है कि इपॉक्सीज़ के जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, उसके ऊपर हमने एक चार्ट बनाया है। अच्छा, ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन लिंक्डइन के ऊपर हमने अपने प्रोफाइल पे भी अपलोड की है, तो आप चाहें तो इसकी PDF जो है वो हमारे लिंक्डइन के पेज पे से भी आप जो है उसको देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो दैट वॉज इट फ्रॉम अस टुडे। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पेजेस को जो है वो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मुख्तलिफ हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपके स्क्रीन पे आ रही है। यूट्यूब पे बिलखुसूस वो बेल आइकॉन प्रेस करना और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।